हाँ बेटा बस ही ना। देखो क्या कहता है कि मेटल और नॉन मेटल को क्या है डिफरेंशिएट करना, यहाँ पे अलग कैसे कर सकते हो आप लोग, ठीक है। फिर कहता है बी के अंदर एस इज द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट डिस्टिंग बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। कुछ टेस्ट करके हम लोग, ठीक है, या उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में जान करके, ठीक है, कैसे नॉन मेटल और मेटल को अलग अलग कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो आंसर में क्या दिया है भाई, विद द हमर वी कैन बीट द सैंपल, मतलब हमर की सहायता से हम लोग सैंपल जो भी दे रखे हैं भाई, मान लीजिए बैटरी दे रखी है, बल्ब दे रखा है, वायर दे रखा है, स्विच दे रखा है, जिसको भी हम हमर से क्या करेंगे, बीट करेंगे भाई, ठीक है। बैटरी को मान लीजिए वो कर देंगे तो बैटरी भी फैल जाएगी, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो मेटेलिक होता है भाई, ठीक है। तो इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, अगर जो वाली क्या होगी थिन शीट्स के अंदर मान लीजिए चढ़ जाएंगी, ठीक है, जो कि मतलब मेलिएबल होती हैं भाई, ठीक है, वायर के अंदर चली जाएंगी, वो डक्टाइल हो जाएंगी भाई, ठीक है। तो कहता है दैट इज इट इज मेलिएबल, वो क्या होंगी भाई, मेलिएबल। देन इट इज ए मेटल, वो क्या होंगी, मेटल होंगी। अदरवाइज क्या होंगी भाई, नॉन मेटल। यही चीज है ना भाई। सिमिलरली वी कैन यूज द बैटरी, बल्ब, वायर एंड स्विच टू सेट अप ए सर्किट विद द सैंपल। सैंपल की सहायता से हम लोग एक सर्किट बना सकते हैं इनके जरिए से। इफ द सैंपल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अगर सैंपल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो देन इट ए मेटल अदरवाइज नॉन मेटल। यदि वो मेटल है अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है तो, और नहीं तो क्या है, नॉन मेटल है भाई, ठीक है। फिर नंबर बी में कहता है बी द अबो टेस्ट आर यूजफुल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। जो ऊपर वाले टेस्ट हमने किए हैं, मेलिएबिलिटी का किया है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का किया है, ठीक है, वो दोनों के दोनों टेस्ट काफी हैं मेटल और नॉन मेटल को बताने के लिए भाई, ठीक है। एज दीज आर बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करेंगे भाई। नो केमिकल रिएक्शन आर इन्वॉल्व इन दिस टेस्ट, इन टेस्ट के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड नहीं होगी भाई। तो दो टेस्ट करने हैं। सबसे पहला उनको क्या है, अमरिंग करके देख लें, अगर वो चद्र के थिन लेयर के रूप में आ जाएगी तो मतलब मेटल है, नहीं तो नहीं है। अगर हम उनको एक साथ जोड़ के देखेंगे, अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता तो भी क्या है, वो मेटल्स है भाई। समझ में आ गई बात। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहता है भाई एम्फोटेरिक ऑक्साइड कर चुके हैं भाई हम लोग, ऐसे ऑक्साइड जिनके पास एसिडिक बिहेवियर भी और बेसिक बिहेवियर भी होता है भाई, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सके और बेस के साथ क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर, उनको क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड क्या होगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, आजा भाई, परमानेंट कर दीजिए। देखो भाई, तो हमारे पास नॉन मेटल के एग्जांपल देने हैं भाई, जो डिस्प्लेस कर देता है हाइड्रोजन को और जो डिस्प्लेस नहीं करता है भाई, ठीक है, ऐसी ऐसी मेटल बतानी है। तो हमारे पास आंसर में क्या देगा भाई, मेटल्स दैट आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से जो ज्यादा रिएक्टिव होंगी भाई, ठीक है। डिस्प्लेस इट फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, वो उसको डाइल्यूट एसिड से क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्या है, सोडियम है भाई, नाम ही काफी है भाई, पोटासियम है भाई, ये दोनों हाइड्रोजन को क्या कर सकती हैं, डिस्प्लेस कर सकती हैं भाई। मेटल्स दैट आर लेस रिएक्टिव, जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होंगी वो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगी, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, ये रिएक्ट नहीं करती भी हमारे पास, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे भाई, ठीक है। दो मेटल ऐसे ही बता देनी है, सोडियम एंड पोटासियम बता देंगे आप लोग, ठीक है, जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करती है, और जो नहीं करती है उसमें बता सकते हैं कॉपर एंड सिल्वर भाई, ठीक है। फिर देन हमारे पास क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है भाई। क्या कहता है भाई, इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ए मेटल एम व्हाट वुड टेक द एनोड एंड कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। ये कहता है भाई जो हमारे पास एनोड है भाई, कैथोड है भाई और इलेक्ट्रोलाइट है भाई, ठीक है, उसके साथ में क्या है भाई, कौन सी मेटल को जोड़ा जाए भाई, ठीक है। तो कहता है इन एन इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग ऑफ मेटल एम, जो एनोड है भाई वो इम्प्योर सैंपल होता है अभी मेटल का, पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। और कैथोड जो होता है वो प्योर मेटल की थिन स्ट्रिप होती है भाई, और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या है, मेटल सोल्ट होगा, उसमें हमने क्या लिया था, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था भाई, लिया था ना, क्योंकि कॉपर मेटल का प्योरिफिकेशन कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। फिर देन हमारे पास है 9th क्वेश्चन भाई, इसमें क्या कहता है अभी, कोई भी प्रत्यूष है भाई,
ठीक है, सल्फर पाउडर ले रखा है स्पैटुला के अंदर और उसको हीट कर रहा है भाई, उसके अंदर से एक गैस निकल रही है भाई, ठीक है, जो कि टेस्ट ट्यूब के अंदर आ जा रही है भाई, इसके अंदर आप लोग देख रहे हैं भाई डायग्राम के अंदर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है भाई ये, ठीक है, कि व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर, जो भी सल्फर है भाई इसके अंदर स्पैटुला के अंदर, ठीक है, सल्फर को गर्म करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो SO2 आएगी भाई, आएगी ना SO2। और SO2 क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है भाई, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है भाई, एसिडिक होती है भाई, एसिडिक तो होगी लेकिन ड्राई लिटमस पेपर को चेंज नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि आयोनाइजेशन रिएक्शन के लिए किसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, और यहाँ पे पानी नहीं होगा तो दिस मींस दैट क्या नहीं होगा, आयोनाइजेशन रिएक्शन नहीं होगी, आयन डिसोसिएट नहीं होंगे, और आयन डिसोसिएट नहीं होंगे तो ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा भाई, ठीक है। फिर कहता है मॉइस्ट लिटमस, मॉइस्ट लिटमस जो भी होगा, मॉइस्ट चाहे कोई सा भी ले लें हम लोग, एक साइड हम लोग रेड ले लेंगे, एक साइड हम लोग ब्लू ले लेंगे, तो एसिडिक है भाई हमारे पास, क्या रेड को चेंज करेगा, नहीं करेगा, रेड को चेंज नहीं करेगा भाई, तो जो भी ब्लू है उसको किस में कर देगा भाई, रेड लिटमस में कर देगा भाई, कर देगा ना, ठीक है। फिर कहता है भाई इसकी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बतानी है भाई, क्या बतानी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बतानी है भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा भाई, S प्लस O2, आफ्टर द रिएक्शन क्या होगा, SO2 भी, सल्फर एक है भाई हमारे पास, ऑक्सीजन दो है भाई, सल्फर एक है, ऑक्सीजन कितनी है भाई, दो है भाई, तो क्या हो जाएगी, ऑलरेडी बैलेंस्ड। समझ में आ गई बात, कर लेंगे। फिर है भाई इसमें कहता है भाई कि रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करने के लिए मैंने 5 बताए थे आप लोगों को, उनमें से कोई 2 बताना, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, पेंटिंग कर सकते हैं हम इनका उपयोग करके, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन के जरिए से कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए से कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये मेथड है भाई, इनके जरिए से आप लोग रस्टिंग ऑफ आयरन से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट किया जा सकता है भाई, ठीक है। फिर है भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है भाई, ये कहता है व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा भाई, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में कैसे होंगे, एसिडिक होंगे, जैसे S प्लस O2 करेंगे तो SO2 बनेगा और नेचर क्या होगी, एसिडिक होगी भाई, ये चीजें पढ़ चुके हो आप लोग, ठीक है। फिर कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 12 भाई, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है भाई, रीजन देना है भाई, ठीक है भाई, ये कहता है रीजन क्या देना है भाई, कि प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, जो भी प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, इनको ज्वेलरी बनाने के लिए क्यों यूज किया जाता है, क्यों यूज करेंगे, जो भी प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर होगा उसको ज्वेलरी बनाने के लिए यूज करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज लस्टर होता है भाई, चमक होती है भाई, ऑल्सो दे आर वेरी लेस रिएक्टिव है, जल्दी से कोरोड नहीं होंगे, कोरोजन नहीं होगा इनका, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा दिनों के अंदर इनका सरफेस डल हो सकता है, अन्यथा इनका सरफेस डल होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, और सबसे बड़ी चीज एक्सपेंसिव होती है भाई, महंगी होती है भाई, इसी वजह से इनको आभूषण बनाने के लिए यूज किया जाता है भाई, समझ में आ गई बात। फिर कहता है सोडियम, पोटासियम और लिथियम को कैरोसिन ऑयल के अंदर हम लोग रखते हैं भाई, क्यों रखते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल होती हैं, ओपन एरिया के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, बहुत जल्दी से विग्रेसली रिएक्ट करेंगी और एक्सीडेंटल फायर क्रिएट हो जाएंगी भी, उन एक्सीडेंटल फायर से बचाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उनको कैरोसिन ऑयल के अंदर रखेंगे भाई, ठीक है। फिर कहता है एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, लेकिन फिर भी इसको क्या करने के लिए, अटेंसिल्स बनाने के लिए क्या किया जाता है भाई, यूज किया जाता है भाई, क्यों किया जाता है भाई, देखें, ये कहता है एल्यूमिनियम इज ए हाईली रिएक्टिव मेटल, इट इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन, ये कोरोजन से क्या लगाती है, रोक लगाती है, दिस इज बिकॉज एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा भाई, एल्यूमिनियम जब भी क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो Al2O3 बनाएगा, ये लेयर क्या करेगी, उसको कोरोजन से बचाएगी ना, और उसको एक अट्रैक्टिव फिनिश देगी भाई, समझ में आ रही बात। इसी वजह से एल्यूमिनियम के क्या बनाए जाते हैं,
बर्तन बनाए जाते हैं भाई, लेयरिंग की जाती है भाई, ठीक है। फिर कहता है अभी कार्बोनेट और सल्फाइड और वार यूजुअली कन्वर्टेड इन ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन के दौरान जो भी हमारे पास है कार्बोनेट और सल्फाइड और होते हैं भाई, उनको किस में कन्वर्ट किया जाता है भाई, ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है भाई। क्यों? ये देखें आप लोग, जो कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन बिकॉज मेटल कैन बी इजीली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑक्साइड रेदर देन फ्रॉम देयर कार्बोनेट और सल्फाइड। जो भी ऑक्साइड होंगे भाई, मेटल ऑक्साइड होगा कोई भी, उनसे हम जल्दी क्या कर सकते हैं, उनको रिड्यूस कर सकते हैं भाई, ठीक है। कार्बोनेट या सल्फाइड होगा पहले तो उसकी रोस्टिंग या कैल्सिनेशन होगी, उसके बाद में उनका रिडक्शन होगा। तो मेटल ऑक्साइड से हम इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, प्योरेस्ट मेटल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी वजह से इनको किसमें कन्वर्ट किया जाता है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं भाई, ठीक है। फिर कहता है भाई आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 भाई, ये क्वेश्चन वैसे समझा चुका हूं। जो कॉपर वेजल्स होते हैं वो लेमन और टमाराइट जूस से क्या किए जाते हैं, क्लीन किए जाते हैं भाई। ये सार सब्सटेंसेस क्या है, क्लीन वेजल को क्लीन करने में क्या इतने ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो आपको पता है कि जब भी कॉपर मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और प्लस में कॉपर कार्बोनेट बनाती है भाई, जिसके जरिए से एक ग्रीन कलर की लेयर आ जाएगी, उसके ऊपर आ जाएगी ना, जो कि कैसा सब्सटेंस होगा भाई, बेसिक सब्सटेंस होगा भाई, होगा ना बेसिक सब्सटेंस। तो जो टामाराइंड होती है और लेमन जूस, टामाराइंड में टार्ट्रिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों के पास ऑर्गेनिक एसिड है भाई। तो ऑर्गेनिक एसिड जब बेसिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और न्यूट्रलाइज करके क्या कर देगा, साफ कर देगा भाई, ठीक है। इसी वजह से जो है हमारे पास सार सब्सटेंसेस हैं वो कॉपर वेजल को क्लीन करने में क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। जैसे मान लीजिए कई बार आपने देखा होगा आपके घर में जो आपके दादाजी हैं, ताऊ हैं, चाचा हैं, वो हुक्का पीते हैं ना, तो हुक्के के नीचे का जो मेटल होता है वो कॉपर से बना होता है, उसको नींबू से साफ करते हैं, वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। आपके घर में थाली होती होगी या कॉपर के बर्तन होते होंगे, उनको नींबू से या इमली से साफ करते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल क्लीन और क्लियर हो जाते हैं भाई। समझ में आ गई बात। फिर कहता है भाई ये केमिकल प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं भाई मेटल और नॉन मेटल की, है ना। फिर कहता है भाई इस क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर कोई भी मैन है भाई, वो डोर टू डोर जा रहा है भाई, गोल्ड स्मिथ है भाई। He promised to bring back the glitter of old and dull gold ornament. An unexpected lady gave the set of gold bangles to him, which is he dipped in a particular solution. जैसे एक्वारेजिया हम लोगों ने पढ़ा था, सुनार क्या करेगा, उनको बैंगल्स वगैरह जो भी होंगे एक्वारेजिया के अंदर डालेगा भाई, ठीक है। The bangles sparkled like, but their weight was reduced drastically. The lady was upset, but after futile argument, the man beats the hasty retreat. Can you play detective to find out the nature of the solution he had used? जो उसने सॉल्यूशन को यूज किया था भाई, ठीक है, वो कौन सा था भाई। आप लोग जानते हैं कि वो एक HCl और HNO3 का रेशियो में 3:1 में लिया जाता है, जिसको हम एक्वारेजिया या रॉयल वाटर बोलते हैं। उसके अंदर हम गोल्ड या प्लेटिनम को, ठीक है, किसी को भी अगर मान लीजिए डिसॉल्व करना चाहें तो उसके लिए ऊपर वाली लेयर क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, जिससे उसका वेट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, ही मस्ट हैव डिप्ड द गोल्ड मेटल इन द सॉल्यूशन ऑफ एक्वारेजिया 3:1 के अंदर कंसंट्रेटेड HCl एसिड और HNO3 एसिड होता है भाई। ये एक बहुत ही फ्यूमिंग हाईली कोरोसिव लिक्विड होता है भाई। ये गोल्ड के ऊपर वाले सरफेस को क्या कर देगा, डिसॉल्व कर लेगा भाई। After dipped the gold ornament, Aquaregia outer layer of gold dissolved in the inner shiny appearance. That is why the weight of the gold ornament reduced. जो ऊपर वाली लेयर है वो क्या हो जाएगी, उस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी और ऊपर से एक शाइनी सरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस वजह से उसका वेट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है भाई, क्या है भाई, गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक नॉट स्टील एंड अलॉय ऑफ आयरन। क्या कहता है, हॉट वाटर टैंक बनाने के लिए क्या है भाई, कॉपर का यूज करते हैं भाई, ठीक है, स्टील का नहीं करते, जो अलॉय है आयरन का। अगर एक नंबर में पूछ ले इसको तो सीधा सिंपल वे में लिखेंगे आप,
बिकॉज द कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज मोर देन द स्टील। एक नंबर में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जो कॉपर की कंडक्टिविटी होती है वो स्टील से क्या होती है, बहुत ही ज्यादा हाई होती है भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। लेकिन अगर 2 या 3 नंबर में पूछता है तो कुछ इस प्रकार से करेंगे भाई, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। कॉपर जो है वो कोल्ड वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ और स्टीम के साथ क्या नहीं रिएक्ट नहीं करेगा भाई, ठीक है। आयरन रिएक्ट विद स्टीम, स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाएगा। अगर ये हॉट वाटर टैंक्स अगर इसके बना दिए जाएंगे तो ये क्या होगा, विग्रेसली रिएक्ट करेगा भाई। रिएक्ट करने से क्या बनाएगा अभी, जब आयरन H2O के साथ स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन थर्ड ऑक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा भाई, H2 गैस निकलेगी भाई, ठीक है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होगा भाई। इसी वजह से जो कॉपर है भाई हमारे पास वो यूज किया जाता है हॉट वाटर टैंक्स के अंदर। अगर 1 नंबर में पूछे तो बता देंगे कि कॉपर की कंडक्टिविटी आयरन की कंडक्टिविटी से क्या होती है, ज्यादा होती है। समझ में आ गई बात, ठीक है।